नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज बिग पिक्चर में दो खबरें हैं, एक चावल की और एक कपड़े की, लेकिन दोनों एक ही कहानी कहती हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई दूसरा उसे खोलने को तैयार खड़ा होता है, और जब टारगेट बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। तो पहली खबर है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ व्यापार रुका हुआ है और भारत का बासमती उस खाली जगह को भरने की तैयारी में है। और दूसरी खबर है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए 2030 तक $21 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। तो आइए दोनों को समझते हैं एक एक करके। तो पहली खबर, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दरवाजा बंद और भारत का मौका खुला। दोस्तों, पहले समझिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या हुआ है। तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट 55% डिक्रीज होकर $336 मिलियन रह गया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स की लिस्ट से बाहर हो गया है। बॉर्डर बंद होने से बलूचिस्तान के ट्रेडर्स को भारी नुकसान हुआ है। एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं कि अफगान खरीदार अब ईरान, सेंट्रल एशिया और दूसरे पड़ोसी बाजारों से सामान लेने लगे हैं और यह चिंता बढ़ने लगी है कि ट्रेड रूट्स फिर खुलने के बावजूद भी मार्केट शेयर स्थायी रूप से खो सकता है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा व्यापार बाधित है और यह सिर्फ एक दो हफ्ते की बात नहीं है, यह एक लंबा डिसरप्शन है जिसने पाकिस्तान के व्यापारियों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। अब यहां बासमती की बात आती है। अफगानिस्तान खाने में चावल पर सबसे ज्यादा निर्भर देश है और ट्रेडिशनली पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिक नजदीकी और लैंड रूट की वजह से अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बासमती सप्लायर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान का सीमा व्यापार खुद बाधित है तो अफगान व्यापारियों को कहीं और देखना पड़ रहा है और यही वो जगह है जहां भारत के ट्रेडर्स एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दोस्तों, इस मौके को सही नजरिए से समझना जरूरी है, ना ज्यादा उत्साह और ना इसको कम करके देखना चाहिए। एक तरफ यह सच में एक अपॉर्चुनिटी है, जब एक ट्रेडिशनल सप्लायर कमजोर पड़ता है तो उसका कस्टमर कहीं और जाता है और यह बेसिक मार्केट डायनेमिक्स है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमें यह भी याद रखना होगा कि भारत खुद हाल के महीनों में अपनी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से गुजरा है। हरियाणा, जो भारत के बासमती प्रोडक्शन का करीब 35% कंट्रीब्यूट करता है, वहां से ईरान और अफगानिस्तान को जाने वाली शिपमेंट्स भी बंदर अब्बास पोर्ट के थ्रू ट्रांजिट करती हैं और वो रास्ता भी पहले बाधित हो चुका था। तो ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट अफगानिस्तान, तुर्की और रशिया के शिपमेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित हुई तो यह रास्ता भी अस्थायी रूप से इनएक्सेसिबल हो गया था। यानी भारत का बासमती भी कुछ महीने पहले तक उसी रूट की समस्या से गुजर रहा था जिससे आज पाकिस्तान गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हॉर्मुज की सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो रही है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर डिसरप्शन अभी भी जारी है। मिडिल ईस्ट रीजन, जिसमें ईरान, इराक और अफगानिस्तान शामिल है, भारत के 2024-25 के 6.06 मिलियन मीट्रिक टन बासमती एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब करता है। यानी अफगानिस्तान भारत के बासमती ट्रेड के व्यापक इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है, ईरान और इराक के साथ। और अब जब वहां सिचुएशन सुधर रही है और साथ में पाकिस्तान का रास्ता बाधित है तो भारत के ट्रेडर्स के लिए डबल एडवांटेज बन सकता है। लेकिन एक जरूरी सावधानी की बात है, विश्लेषकों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सेक्टर रेजिलिएंट है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति वल्नरेबल है और इसके लिए डाइवर्सिफाइड मार्केट एक्सेस और रोबस्ट ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अफगानिस्तान एक छोटा बाजार है ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े बायर्स के मुकाबले। इसे एक मीनिंगफुल लेकिन सीमित अवसर के तौर पर हमें देखना चाहिए। कोई गेम चेंजर नहीं है, बल्कि एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है जो भारत के ट्रेडर्स की डाइवर्सिफिकेशन रणनीति में मदद कर सकती है। अगर इसका हम ओवरऑल दोस्तों इंपैक्ट देखें तो भारत के एक्सपोर्टर्स यदि तेजी से और भरोसे के साथ इस मौके को पकड़ें, पेमेंट टर्म्स आसान रखें, सप्लाई कंसिस्टेंट रखें, तो वो अफगानिस्तान में अपनी एक स्थायी पहचान बना सकते हैं। सिर्फ एक टेम्परेरी फायदे की तरह नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान का बॉर्डर डिसरप्शन अचानक खत्म हो गया तो ट्रेडिशनल सप्लाई लाइंस फिर से एक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी का फायदा पाकिस्तान के पास हमेशा रहेगा।
दोस्तों अब दूसरी खबर देखते हैं जो भारत के टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने भारत के $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट के तहत तमिलनाडु को $21 बिलियन का हिस्सा सौंपा है, जिसमें से त्रिपुर अकेले $11.5 बिलियन कंट्रीब्यूट करने की उम्मीद जता रहा है। और यह घोषणा किसी खाली जगह में नहीं हुई है, इसके पीछे ठोस जमीनी प्रदर्शन है। तिरुपुर भारत की निटवेयर कैपिटल, इसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बनाया 46,000 करोड़। यह पिछले साल के 44,743 करोड़ से 3% ज्यादा है। और यह तब हुआ है जब अमेरिका ने नए टैरिफ्स लगाए थे और वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट KM सुब्रमण्यन ने बताया कि तिरुपुर ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत के कुल निटवेयर एक्सपोर्ट्स का करीब 60% कंट्रीब्यूट किया और 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। दोस्तों इस टारगेट को समझने के लिए पहले हमको आज की तस्वीर देखनी पड़ेगी। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल स्टेट है। भारत के कुल टेक्सटाइल बिजनेस का 1/3 हिस्सा और स्पिनिंग मिल कैपेसिटी का 60% हिस्सा यही है। राज्य अभी $36.6 बिलियन के भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में करीब 21.8% की पार्टिसिपेशन रखता है, हिस्सेदारी रखता है। और तमिलनाडु का एनुअल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अभी करीब $8 बिलियन का है और लक्ष्य है कि इसे $21 बिलियन तक पहुंचाना, यानी मौजूदा एक्सपोर्ट से लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी, और वो भी सिर्फ 4 सालों में। यह एक बड़ी छलांग है, लेकिन यह असंभव नहीं है अगर हम उन फैक्टर्स को देखें जो इसके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर है ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत के अब 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें आने वाला इंडिया UK FTA भी शामिल है और जो दुनिया की करीब 2/3 आबादी को कवर करता है। जब ड्यूटी बैरियर्स कम होंगे, तिरुपुर जैसे क्लस्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जैसा हमने पहले सेटा यानी कि CETA की चर्चा में डिटेल से समझा था। और दूसरा फैक्टर है करेंसी एडवांटेज। फाइनेंशियल ईयर 26 में रुपए का एवरेज एक्सचेंज रेट 85 से 86 रुपए प्रति डॉलर रहा। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें 83 से 83.3 के मुकाबले कमजोर रहा है। और इस कमजोर रुपये ने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया है, लेकिन यह एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार है। कमजोर रुपया एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन रॉ मटेरियल और मशीनरी के इंपोर्ट के लिए यह महंगा है। और तीसरा फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। तिरुपुर उद्योग अब कॉटन बेस से ब्लेंडेड और मैन मेड फाइबर यानी कि MMF आधारित उत्पादन की तरफ शिफ्ट हो रहा है और टारगेट है 50% कॉटन और 50% MMF का संतुलन बनाना। दुनिया भर में MMF कपड़ों की मांग बढ़ रही है, खासकर स्पोर्ट्स वियर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, और यह शिफ्ट तमिलनाडु को उस बढ़ती हुई डिमांड को कैप्चर करने के लिए तैयार करता है। लेकिन दोस्तों चुनौतियां भी यहां पर कम नहीं है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स लेबर कॉस्ट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस में अभी भी अपना एडवांटेज रखते हैं, जिससे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे सकते हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स और एनर्जी की उच्च लागत प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर सकती है। यह वही चुनौती है जो हमने टेक्सटाइल्स पर CETA की चर्चा में देखी थी। ड्यूटी फ्री एक्सेस सिर्फ एक बैरियर हटाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल कॉस्ट डिसएडवांटेजेस को अपने आप ठीक नहीं करता। और इंडस्ट्री की अपनी मांगे भी इस बात को साफ करती हैं कि सिर्फ टारगेट रखना काफी नहीं है। तिरुपुर उद्योग ने सरकार से वर्कर एकोमोडेशन, कॉटन पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी, ROSCTL स्कीम का विस्तार और टीम स्कीम को जल्दी लागू करने की मांग की है। यानी टारगेट महत्वाकांक्षी है, लेकिन उद्योग खुद कह रहा है कि उसे पहुंचने के लिए ठोस सरकारी समर्थन चाहिए। सिर्फ एक टारगेट अनाउंस करने से यह संभव नहीं होगा। दोस्तों अगर तमिलनाडु यह $21 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट होगा लाखों नौकरियों पर, खासकर महिला कामगारों पर जो इस वक्त उद्योग की रीढ़ हैं। और ये भारत के $100 बिलियन नेशनल टेक्सटाइल टारगेट के लिए एक मजबूत नींव बनेगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कॉम्पिटिटर प्रेशर को एड्रेस नहीं किया गया तो यह लक्ष्य सिर्फ एक कागजी आंकड़ा बनकर रह सकता है।
दोस्तों अगर बिग पिक्चर कंक्लूजन देखें तो आज की दोनों खबरें एक ही सबक की दो अलग अलग मिसालें हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दरवाजा बंद होना भारत के लिए एक मौका है, लेकिन यह मौका तभी स्थायी फायदा बनेगा जब भारत के एक्सपोर्टर्स भरोसा, कंसिस्टेंसी और बेहतर सर्विस के साथ इस जगह को भरें, न कि सिर्फ एक टेम्परेरी वैक्यूम का फायदा उठाएं। तमिलनाडु का $21 बिलियन का टारगेट एक बड़ा सपना है, लेकिन सपना सच होगा यह नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिलकर उन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को कितनी तेजी से एड्रेस करते हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, वर्कर वेलफेयर और कॉम्पिटिटर प्रेशर, दोनों कहानियां एक ही बात कहती हैं, अपॉर्चुनिटी हमेशा आती हैं, बाहर से भी और टारगेट के रूप में भी, लेकिन अवसर को नतीजे में बदलने का काम सिर्फ किस्मत से नहीं होता, वो होता है तैयारी से, निरंतरता से और उस मेहनत से जो किसी एक दिन की खबर के बाद नहीं बल्कि हर दिन की होती है। अफगानिस्तान का बाजार खुला है, तमिलनाडु का टारगेट तय है, अब बारी है उस मेहनत की जो इन दोनों मौकों को असली कामयाबी में बदल सके। यही है आज की बिग पिक्चर। यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में शेयर करें ताकि और लोगों की भी पहुंच हम तक बन सके और जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं और जो खास तौर से विशेषकर जो विश्लेषण है वो उन तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्ज है, काम है कि हम आपको सिर्फ खबरें ना बताएं बल्कि खबरों के पीछे छिपी हुई कहानी को भी समझाएं, और यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।